नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। रात के 10 बज रहे हैं और 10 रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं भारत सूरज। आज कौन सी 10 बड़ी खबर होगी जिस पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहली खबर, राहुल और अखिलेश की रैली में जो भगदड़ हुई है हम उस पर करेंगे, क्योंकि राहुल और अखिलेश इन दोनों की रैली थी आज पूर्वांचल में, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी पहुंची कि ये लोग उस रैली को संबोधित ही नहीं कर पाए। इसके बाद हम आपको जो खबर बताएंगे वो खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी है, क्योंकि वहां पर स्वाति मालीवाल की लड़ाई अब बीजेपी के दफ्तर तक चली आई है। आज आम आदमी पार्टी ने वहां पर मार्च किया था। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि पूर्वांचल में आखिर दिग्गजों का दंगल इतना ज्यादा क्यों है, पूर्वांचल क्यों हॉट सीट बना हुआ है इस बार फिर से। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि कांग्रेस अब संगठन के लिए जो है वो चिंता जाहिर कर रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नतीजों से पहले जो है अब राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कौन सी मास्टर क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि हर बार चुनाव के नतीजों से पहले यह मास्टर क्लास पार्टियों की तरफ से जरूरी होती है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे और वहां पर भ्रष्टाचार के एक ऐसे जिन के बारे में बताएंगे जो एक बार फिर से बाहर आ गया है और बहुत से सियासी महकमे जो है इस जिन के जाल में फंस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही बात होगी। कांग्रेस नेताओं ने जो मोर्चा संभाला हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो खबर हम आपको आज बताने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने चिकित्सा में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। इसके बाद हम आपको जो खबर बताएंगे आज वो होगी गर्मी की, क्योंकि इस गर्मी ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। और आखिरी खबर हम आपको बताने वाले हैं वो इस लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस देश में किसी को अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार है तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो क्या माही रिटायर हो जाएंगे, इस पर सबसे आखिरी खबर हम आपको बताने वाले हैं। तो बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं और अब आपको राजनीति की एक ऐसी रोचक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। वैसे तो राजनेताओं के लिए जो भीड़ होती है वो उत्साह और लबरेज करने वाली चीज होती है, लेकिन अगर ये भीड़ किसी राजनेता को संबोधित ही ना करने दे, किसी राजनेता के बार बार कहने के बाद भी अगर कार्यकर्ता अनुशासन में ना आए, तो निश्चित तौर पर यह परेशानी का सबब है। यही हुआ जब फूलपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी उत्साहित हो गई कि उन्हें वहां से जाना पड़ गया। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। निवेदन करूंगा बैठ जाइए। यूपी के दो लड़के जो देश प्रदेश में अपनी राजनीति को फिर से रिवाइव करने में लगे हुए हैं, आज उनकी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी किसी रैली में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। वैसे तो नेता और उनके कार्यकर्ता अपने विवेक और समझ को सर्वोपरि बताने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीति के ये धुरंधर जब किसी रैली या समारोह में जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक पब्लिक रैली में उन्हें कैसा व्यवहार करना है। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज के फूलपुर में रैली कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मूड कैसा है आपका? मूड कैसा है? बढ़िया। निवेदन करूंगा कि हम लोग अपनी बात आपके बीच में रखने आए हैं। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है। कैसे यूपी के दो लड़के सभी लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने नेताओं की बातों को ही हवा में ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मटीले रंग की शर्ट पहने एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने आगे आ रहा है, लेकिन उसी के ही साथी और गार्ड उसे पीछे धकेल रहे हैं।
इस पूरी घटना के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां से चले गए, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए और जिन झंडों और अखिलेश यादव के पोस्टर लेकर वो आए थे, वो सभी पोस्टर सिर्फ जमीन पर धूल बनकर रह गए। अपने नेता को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश आना लाजमी सी बात है, लेकिन इस तरह से स्टेज पर जाकर धक्का मुक्की करना किसी भी पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अब फूलपुर से दिल्ली चलिए, क्योंकि दिल्ली में रविवार का दिन सियासत के हिसाब से काफी हंगामेदार रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतर आई और केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी दफ्तर तक का रुख किया। इस दौरान केजरीवाल ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो दिल्ली की सियासत से सुलगती ये खास रिपोर्ट देखिए। मालीवाल की लड़ाई बीजेपी दफ्तर तक आई। केजरीवाल ने संभाला चार्ज, आपका बीजेपी ऑफिस तक मार्च। विभव की लड़ाई, दिल्ली में सियासी पारा हाई। रविवार का दिन और दिल्ली की गर्मी, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का दफ्तर मार्च। इन तीनों के मिलन होते ही दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तो बढ़नी ही थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर तक कूच करने का ऐलान तो कल ही कर दिया था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी टोली के साथ सड़कों पर उतरे तो राजधानी के माहौल में राजनीति का तड़का भी लग गया। दिल्ली के मुखिया और अन्ना हजारे आंदोलन के फ्लैग बियरर रहे केजरीवाल इस बार अपनी पार्टी और अपने आप को जेल से बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अन्ना आंदोलन के बाद से अरविंद केजरीवाल चर्चा में आए थे, लेकिन तब कौन जानता था कि वही अरविंद केजरीवाल आज जमानत पर बाहर आने के बाद जेल से बचने के लिए आंदोलन करेगा। आपके इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। दोपहर 12 बजे केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। क्या है वो 3 प्लान, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चुनाव के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देगी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर नतीजतन आम आदमी पार्टी का दफ्तर खाली हो जाएगा। 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे। केजरीवाल ने अपने भाषण में विभव कुमार का भी बचाव किया, जिसके बाद इस पूरे मामले की फरियादी स्वाति मालीवाल भी दिल्ली की राजनीति के इस अग्निकुंड में कूद गई। आखिर दिल्ली के सियासी यज्ञ की शुरुआत भी तो स्वाति मालीवाल की आहुति से ही शुरू हुई थी। स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट किया है और इशारों ही इशारों में आंदोलनकारी अरविंद को निर्भया कांड की दुहाई देते हुए अपने लिए इंसाफ की मांग की है। राजनीति के इस कुरुक्षेत्र में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे। आपने तो अपने हिस्से के हमले कर दिए और अब बारी बीजेपी के शाब्दिक बाणों की थी। बीजेपी की ओर से बयानों के धनुष की कमान मनोज तिवारी और शिवराज सिंह चौहान ने संभाली और पूछा कि आखिर स्वाति मामले पर अरविंद केजरीवाल अब तक क्यों मौन है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या।
ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। केजरीवाल जी, याद रखना, ये वो भारत है जहां एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और वंश सहित विनाश हो गया था दुर्व्यवहार करने वालों का। ना तो आप बचोगे ना आपकी पार्टी बचेगी। और नौटंकी कैसी, झगड़ा आपका, आपके घर का, आपके परिवार का, और प्रदर्शन करने हमारे यहां आ रहे हो। बहरहाल आप और बीजेपी के सियासी लड़ाई ने लोकसभा चुनावों को भी दिलचस्प बना दिया है और अब देखना होगा कि दोनों में से कौन सी पार्टी मुद्दों को सही तरीके से भुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी हैं, जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर किसके लिए आंदोलन कर रहे थे, शायद उनको भी नहीं पता होगा। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पूर्वांचल, क्योंकि वहां पर छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये सभी लोग पूर्वांचल पहुंचे हुए हैं। वहां लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मतदाताओं में जोश भरने के लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गाजीपुर और बलिया में जनसभा करने पहुंचे। देर शाम फिर वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सभा से कितना असर पड़ने वाला है, पूर्वांचल की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण किस हद तक बदल जाएंगे, वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। पूर्वांचल के बैटल ग्राउंड में दिग्गजों का दंगल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार को यूपी के गाजीपुर, बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं हुई। मऊ में बसपा प्रमुख मायावती, जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आजमगढ़ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जनसभाएं हैं। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाजीपुर के यादव बाहुल्य जंगीपुर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में यादव मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। और केवल यादव बाहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे इस बात का। तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इनमें भी 50,000 से अधिक यादव मतदाता जंगीपुर विधानसभा में हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। गाजीपुर और बलिया में जनसभा की और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मजबूती पर काम करने जा रही है। चुनावी बैठकों के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें कि इस बात पर मंथन किया जाएगा कि कैसे संगठन को विस्तार दिया जा सके, कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सके। कांग्रेस की क्या रणनीति है, उस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के 27 प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस संगठन को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। आज युवाओं को निश्चित तौर पर कार्यशाला के रूप में 21 और 22 को बुलाया गया है। 20 तारीख को हम प्रत्याशियों को और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं।
इलेक्शन के बाद एक्शन में कांग्रेस, 20 मई को बुलाई बड़ी बैठक, मतगणना की तैयारी पर होगी चर्चा, संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जाएगा, प्रचार से लेकर मतदान तक की जानकारी, कम मतदान पर भी होगी चर्चा, 27 प्रत्याशी बैठक में होंगे शामिल। अब जब चुनाव समाप्त हो गया है तो एक तरह से काम करने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक 22 और 23 मई को यूथ विंग की बैठक, प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे शामिल, हर पदाधिकारी से करेंगे 1-to-1 चर्चा, संगठन को मजबूती देने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर सज संवर रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ में इसका वास्तु भी देखा जा रहा है, उसमें भी सुधार होना है। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खुद को संगठित करने जा रही है। 20 तारीख से 20 मई से सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। कल जो बैठक होगी उसका जीतू पटवारी नेतृत्व करेंगे और इसमें सीनियर लीडर्स रहने वाले हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह भविष्य में रणनीति बनाई जाए, चाहे मतगणना का दिन हो या उसके बाद की स्थितियां हों। इसके साथ साथ में 21 और 22 को युवाओं की बैठक होगी। युवाओं की बैठक में भी भविष्य, क्योंकि युवाओं का है, ये तय किया जाएगा। और अब जो आक्रामकता भाजपा में रही है मुद्देगत, वही कांग्रेस में भी दिखाई देगी। कांग्रेस लगातार घेरने के मूड में है भाजपा को। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। बहुत से विधायक भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बागी हो गए हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन की मजबूती को लेकर चिंतित है तो ये अच्छी खबर है। खैर, छत्तीसगढ़ चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का खाता भी सबको पता चल जाएगा। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई है। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि काउंटिंग के समय कोई गड़बड़ी ना हो। आखिर में प्रशिक्षण में क्या कुछ फायदा होने वाला है कार्यकर्ताओं को, और क्या इस प्रशिक्षण से जो विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाती है वो रुक जाएगा, हट जाएगा या फिर नहीं, समझिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश की 11 सीटों का फैसला आएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। अब इसमें जो मतगणना के समय जितनी भी सावधानी बरतनी रहती है, उसके जो ईवीएम मशीनें हैं उसको खोलने से लेकर के उसकी सील की चेक करने, काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, विभिन्न सारी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी है, इन तकनीकी जानकारियों को ही प्रशिक्षण के रूप में हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उस तक हम लोग प्रशिक्षण के तौर पर सभी हमारे जो मतगणना कार्य में लगने वाले जो कार्यकर्तागण हैं उनको पूरी जानकारी। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का दौर शुरू होगा, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो समझ लीजिए नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास क्या कुछ समझा रही हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। विवाद की स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। देश भर में ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करते रही हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने वाली है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है
वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो अन्य राज्यों में जाकर चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी सियासत की हवा बहुत गर्म हो गई है, क्योंकि नेता तो दूसरे राज्य में बैठे हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में 6वें और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। 6वें चरण में 14 सीटों पर, वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कौन से नेता किस राज्य में मोर्चा संभालने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। भूपेश बघेल उड़ीसा में भी कर चुके हैं जनसभा। भूपेश को रायबरेली में भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चरणदास महंत ने हरियाणा के बाद उड़ीसा में संभाला है प्रभार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं का दूसरे राज्यों में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देख ले। अभी भी हम लोगों की जानकारी है, बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग राज्यों में लगातार दौरा हो रहा है। दौरे का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, यह तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दौरे को लेकर बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत गर्म जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत की गर्मी अपनी जगह है, लेकिन सूरज जो गर्मी से मध्य प्रदेश को तपा रहा है वो अपनी जगह है। रविवार का दिन प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी जमकर बरसी। लगभग पारा 47 डिग्री के भी पार रहा। गर्मी से मध्य प्रदेश को कोई निजात नहीं मिलने वाली है। क्या कहती है मौसम विभाग की जांच और टीम, समझिए इस खास रिपोर्ट में। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लोगों के मुंह से सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा है, हाय गर्मी। एमपी में गर्मी ने ऐसा सितम ढाया है कि लोगों के पसीने निकल आए हैं। कुछ इलाकों में तो पारे ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का दतिया पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ रविवार को पारे की मार 47.5 डिग्री तक पहुंच गई। शनिवार को भी दतिया का हाल बेहाल ही रहा था और लोगों को लू और गर्मी का सामना करना पड़ा था। दतिया के साथ साथ राजधानी का तापमान भी लोगों की चमड़ी जला रहा था। एक बार समझते हैं कि एमपी के कौन से इलाके में रविवार को गर्मी की मार सबसे ज्यादा रही। दतिया में पारा 47.5 डिग्री रहा। उज्जैन में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं भोपाल और इंदौर में गर्मी 43 डिग्री का कहर बरपा रही थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, जो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइन के साथ एक्टिव है।
जिसकी वजह से एमपी के कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने 22 मई को ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के कुछ इलाकों में लू का अंदेशा जताया है। लेकिन अब इस सितम की गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और बहुत से जिलों में तपती गर्मी के आसार हैं। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में जारी रहेगा गर्मी का सितम। 21 मई को खंडवा और खरगोन समेत पूरे निमाड़ में पड़ने वाली है जबरदस्त गर्मी। 22 मई को भी एमपी में जारी रहेगा गर्मी का कहर। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की फुल्की बारिश से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वक्त की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, इसीलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।